Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I hope you all are doing well. We have started our second chapter, communication, और उसमें हमने communication process पढ़ा है, right? communication होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती हैं, वो हमने पढ़ी हैं. Let's start our today's lecture. इससे आगे हम पढ़ेंगे. Communication, it is the exchange of messages between the people for the purpose of achieving of common meanings. Common meanings होते हैं, उनको अचीव करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए लोग आपस में राब्ता रखते हैं, तबादला करते हैं पैगामात का, उसको कम्युनिकेशन कहते हैं. दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन. इसमें सेंडर होता है, वो अपने दिमाग में सोचता है, नॉइज़ बरपा होता है, वो शोर मचता है उसके दिमाग में, तो वो दिमाग उसको इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके मैसेज में, सेट ऑफ सिंबल्स में कन्वर्ट करता है. इसको एनकोडिंग कहते हैं. और वो एनकोड किस में होता है? एक पैगाम में, मैसेज में. मैसेज फिर आगे भेजा जाता है रिसीवर को, जो हासिल कर रहा है मैसेज. फिर वो उसको ट्रांसलेट करता है और मैसेज को खोलता है, यानी डीकोड करता है. फिर डीकोड करता है तो वो फीडबैक देगा वापस सेंडर को कि उसे बात पसंद आई है या नहीं पसंद आई है. सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन प्रोसेस गोज ऑन. नेक्स्ट इज सेंडर. Sender, also called communicator of the message, who conveys the message verbally, written or with gesture. Sender एक communicator को कहते हैं जो बात शुरू करने वाला होता है, पैगाम भेजने वाला होता है. और वो भेजता किस फॉर्म में है? बोल के भी, लिख के भी, इशारों से भी. नेक्स्ट इज एनकोडिंग. अब नॉइज़ तो जमा हो गया सेंडर के दिमाग में, अब उसको ट्रांसलेट करना है और फिर मैसेज में तब्दील करना है. ट्रांसलेट एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सिंबल्स होंगे, ठीक है, और फिर वो मैसेज में कन्वर्ट किए जाएंगे ताकि रिसीवर और सेंडर दोनों को समझ आ सके. इसको कहते हैं एनकोडिंग. अब ज़ाहिर है सेट ऑफ सिंबल्स वही होंगे ना, आप जिस ज़बान में, जिस इलाके में रहते हो, ताकि दोनों को समझ आए. हम बचपन से जो सुनते आ रहे हैं इनकोडेड हुए हैं हमारे दिमाग में, बड़ों से सुनी हुई हमने चीज़ें, वही हमारे जहन में ट्रांसलेट फिर उसी ज़बान में होती हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमने पढ़ा मैसेज. एनकोडिंग रिजल्ट्स इन मैसेज. मैसेज वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा या रिटन फॉर्म में होगा. फिर होता है मीडिया. मीडिया एक चैनल या लिंक्स को बोलते हैं जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान होते हैं. अब ये टेलीफोन भी हो सकते हैं, टेलीग्राम हो सकते हैं, फेस टू फेस आप बात कर लो, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा या ग्रुप मीटिंग्स होंगी. एक ज़रिया कम्युनिकेट करने का, उसको मीडिया कहते हैं. फिर हमने कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ा. वर्बल में हमने दो तरीके के पढ़े, ओरल और रिटन. ओरल में आप स्पीक करते हो और दूसरा सुनता है. रिटन में एक राइट करता है और दूसरा रीड करता है, तो कम्युनिकेशन पूरा हो जाता है. नॉन वर्बल में फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं, जेस्चर्स, बॉडी के इशारों से, बॉडी लैंग्वेज से, प्रॉक्सिमिटी, कितनी अटेंशन आपने दी है किसी भी चीज़ को, टच करके, पर्सनल अपीयरेंस, साइलेंस, खामोशी से, क्लोजनेस के थ्रू, आप इन सारी चीज़ों के थ्रू बिना कुछ कहे किसी से राब्ता कर लेते हो, कम्युनिकेट कर लेते हो, किसी को समझा देते हो बात. ठीक है जी. देन रिसीवर. रिसीवर एक टारगेट होता है जिसको हमने मैसेज पहुंचाना होता है, और
ये क्या करता है, मैसेज को डिकोड करता है. इट इज़ द टारगेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच इन्वॉल्व्स परसेप्शन एंड डिकोडिंग. वो सोचेगा ये सेंडर ने क्यों कहा है उसको, फिर डिकोड करेगा और फिर फीडबैक देगा. फीडबैक है important component of communication. It is the response of the receiver on understanding of the message. Enable the sender to verify whether the message has been received and understood by the receiver. Important communication का ये एक important component है communication का. Response है receiver का मैसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए. ठीक है जी. अगर अच्छा समझ आ गई है रिसीवर को बात, तो फीडबैक क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा. जी हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए. अगर तो मैसेज की समझ नहीं आई है रिसीवर को कि सेंडर ने कहा क्या है या वो कहना क्या चाह रहा है, या उसकी बात पसंद नहीं आई इसको, तो वो नेगेटिव फीडबैक देगा. फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स. रिस्पॉन्स किसको, सेंडर को. ठीक है. तो ये आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू मुकम्मल होता है. हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था रिसीवर और सेंडर दोनों ज़रूरी हैं कम्युनिकेशन के लिए. सेंडर अकेला काफ़ी नहीं है, ना ही रिसीवर अकेला. दोनों होंगे तो ही राब्ता होगा. राब्ता 2 या 2 से ज़्यादा लोगों में हुआ करता है, अकेले नहीं. ठीक है जी. इसमें फिर हमने क्या पढ़ा, होगा किस थ्रू, डिफरेंट मीडिया के थ्रू. आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हो, आप व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हो, मैसेजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया या ख़बरें आपको बता रही हैं, राब्ते में रख रही हैं. सो ये सारी चीज़ें क्या है, मीडिया. और इन्हीं के थ्रू आप कम्युनिकेट रहते हो, एक दूसरे से कम्युनिकेटेड रहते हो. ठीक है जी. ये है जी पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक. नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल्स. मैनेजमेंट स्किल्स में आके अब 2-3 तरह की चीज़ें आती हैं. नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल स्किल्स. ये क्या होते हैं, ये आप कॉन्सेप्ट मतलब आपके दिमाग में जो आइडियाज़ आए हैं, कॉन्सेप्ट्स आए और आप नई नई चीज़ें सोचो. ये सारी चीज़ें कौन सोचता है, एक कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में एक जो सबसे ऊपर मैनेजर होता है ना, वो सोचता है, जिसने आगे पॉलिसीज़ देनी होती हैं, आइडियाज़ देने होते हैं अपने, जो उसके मातहत लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, ताकि लोग एम्प्लॉय उसी चीज़ को फॉलो करते हुए अपनी कंपनी को चला सकें. ठीक है जी. जो कॉन्सेप्चुअल होंगे आइडियाज़ या सोचें जो उसने पॉलिसीज़ रखनी है फर्दर किसी भी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो टॉप मैनेजर रखेगा और एम्प्लॉयज़ को कहेगा इनको फॉलो करें. दीज आर मैनेजमेंट स्किल्स. फिर टेक्निकल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स रिलेटेड किससे होती हैं, उन टेक्निक्स से. टेक्निकल किससे निकले हैं, टेक्निक्स, तरीकाकार, ट्रिक्स एंड एक्सपर्टीज यूज्ड बाय द मैनेजर. ये यूज़ कौन करता है, मैनेजर यूज़ करता है टेक्निकल स्किल्स. ये किससे रिलेट होती हैं, कम्युनिकेशन से, आपके एटीट्यूड से और बिहेवियर से. यूज्ड बाय ऑल लेवल मैनेजर्स. ठीक है. फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स यूज्ड बाय टॉप मैनेजर. राइट. ये आई थिंक ये आपके नोट्स में थोड़ा गलत लिखा हुआ है. ये कम्युनिकेशन स्किल्स के आगे आएगा रिलेटेड टू द कम्युनिकेशंस एटीट्यूड एंड बिहेवियर. ठीक है. और जो ये सारे लेवल मैनेजर्स यूज़ करते हैं, जो ये यूज्ड बाय टॉप मैनेजर लिखा हुआ है ना मैंने, ये टेक्निकल स्किल्स के लिए आएगा. ठीक है. जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें आप देखते हो रवैयों को, कम्युनिकेशन का लेवल क्या है आपका, इफेक्टिव है या नहीं है, आपका दूसरों के साथ रवैया कैसा है, आप बिहेव कैसे कर रहे हो, एटीट्यूड आपका क्या है, लोग आपसे खुश हैं या नहीं खुश, इस तरह की चीज़ें. और ये बड़ा मैटर करता है किसी भी कंपनी को आगे लेके जाने के लिए. जब आधे लोग बात मान रहे हैं और आधे लोग नहीं लेके जा रहे, तो कंपनी का नुकसान होगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान होगा, इसी तरह किसी भी नेशन का नुकसान होगा अगर वो डिवाइडेड होगी. अगर यूनिटी में होगी, एटीट्यूड इफेक्टिव होगा, बिहेवियर उसका इफेक्टिव होगा, कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, आपस में यूनिटी होगी, राब्ता अच्छा होगा, हम आहंगी होगी, इन चीज़ों से आपका मुल्क भी तरक्की करेगा, आप मिल के काम करेंगे. राइट. दीज वर द मैनेजमेंट स्किल्स. कंसेप्चुअल स्किल्स रिलेटेड टू आइडियाज़, कॉन्सेप्ट एंड इनोवेशंस, ये टॉप मैनेजर यूज़ करता है. टेक्निकल स्किल्स, ये आपकी टेक्निक्स, एक्सपर्टीज़, और ये यूज़ कौन करता है, मैनेजर यूज़ करता है, टॉप मैनेजर.
और कम्युनिकेशन स्किल्स, ये कम्युनिकेशन से रिलेट होता है, एटीट्यूड से, उनके रवैयों से, और इसको तमाम के तमाम लेवल मैनेजर जो हैं वो यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, अब इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स की आपकी ज़िंदगी में। आप किसी को सुन रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, कोई आपकी बात सुन रहा है, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आप पे ट्रस्ट करेगा कोई, ठीक है, दोस्ती बढ़ेगी, कल को वो आपके काम आ सकता है, ठीक होगी। फिर ओपन माइंडेडनेस, आप किसी की बात सुन रहे हो तो इट मीन्स आप किसी की राय को अहमियत दे रहे हो। किसी की राय को सुनना मीन्स आप में तहम्मुल आ रहा है, बर्दाश्त आ रही है, आप में चीज़ों को हर एंगल से देखने की स्किल पैदा हो रही है, ओपन माइंडेड हो गए हो आप समझ रहे हो कि अगर ये अगला बंदा आपके किसी आइडिया या थॉट के खिलाफ काम कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, ये उसकी अपनी मर्जी है, आपकी अपनी मर्जी है, हर एक की राय मुख्तलिफ हो सकती है। तो दैट इज़ ओपन माइंडेडनेस, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस पैदा होता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, आप कॉन्फिडेंटली खुद एतमादी से किसी से बात कर सकते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है। इफ़ यू आर अडेप्ट, इफ़ यू आर एक्सपर्ट इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेट करने में स्किल्स में आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा माहिर हैं, आप बातचीत करते हुए नहीं घबराते, आपकी ज़ुबान नहीं लड़खड़ाती, आपकी आई कांटेक्ट अच्छा रहता है, आपका उठना बैठना बेहतरीन होता है लोगों में, तो इट मीन्स आप बहुत कॉन्फिडेंटली और इफ़ेक्टिवली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हो, ठीक है। किसी को इशारों से समझा सकते हो, बॉडी लैंग्वेज के थ्रू समझा सकते हो। फीडबैक क्या रहता है, बैलेंस रहता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब एहतराम होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी दोनों तरफ, दोनों की राय समझी जाएगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर हो जाएगा, पोलैरिटी नहीं आएगी ज़्यादा एक तरफ की, ठीक है। तो देयर आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, उसको इंडिविजुअली देखते हैं वो कौन कौन सी हैं। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा सबसे पहले, अपने ऊपर एतमाद, दैट यस आई कैन टॉक, यस आई कैन डू इट, यस आई कैन कन्विंस हिम, ये चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद आएंगी। इट एनेबल्स द कम्युनिकेटर टू कन्विंस हिज टारगेट, ये इस काबिल बनाता है बात करने वाले को, सेंडर को। हमने पढ़ा था सेंडर क्या होता है, कम्युनिकेटर होता है जो राब्ता करने वाला है, सेंडर, उसके अंदर ये उसको इस काबिल बनाता है कि यस मैं अगले को अपनी इस बात पे आमादा कर सकता हूँ जिसको मैंने ये टारगेट किया है, मैं कम्युनिकेटर, मैंने अपना मैसेज भेजा है, लाइक रिसीवर को, ठीक। नेक्स्ट, इंटरपर्सनल स्किल्स। फिर आप में जब खुद एतमादी आ जाती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप कहते हो यस आई कैन डू, तो आप में ये एबिलिटी आ जाती है कि आप कोई भी काम कर जाएंगे, मुश्किल से मुश्किल भी। द एबिलिटी ऑफ द कम्युनिकेटर टू डू हिज वर्क वेल। फिर जब आप अच्छी कॉन्फिडेंस से चीज़ों को हैंडल करना शुरू हो जाते हो, फिर आप कामों को भी हैंडल करने लग जाते हो, मुश्किल से मुश्किल रास्ते में भी आप चीज़ों को बड़ी बेहतरीन अंदाज से हैंडल कर सकते हैं। आप टेक्निकली तरीके से चलते हैं, हिकमतन चलते हैं, स्मार्टली चलते हैं, तो दैट आर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंसान की अपनी जो सलाहियतें हैं वो बढ़ती हैं, पॉलिश होती हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप में एहसास, जिम्मेदारी का एहसास आता है। गुड कम्युनिकेटर परफॉर्म्स हिज जॉब विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेल्फ कंट्रोल। एक आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से और आपको ये पता है मैंने इस तरह की कोई बात नहीं करनी है, बड़े एहतरामन और बड़े तहम्मुल से मैंने किसी से कम्युनिकेट करना है, और फिर वो अपनी जॉब भी बड़ी अच्छी तरीके से करेगा। एक जॉब में आप रह रहे हो, आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो अगर आपको कोई इशू भी है, आप बड़े एहतरामन अपने ऊपर कंट्रोल रखते हुए किसी से बात करोगे, दैट यस आई एम फेसिंग दिस इशू, प्लीज़ डू रिजॉल्व इट। आप, मुझे ये इशू हो रहा है तो आप इसको हल करें, इस तरह से हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट, और अपनी जॉब भी अच्छे से कर सकेंगे अंडर सेल्फ कंट्रोल, खुद पे काबू रख के।
क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आने के बाद आप अपना काम बेहतरीन तरीके से करेंगे, इंटरपर्सनल जो स्किल्स होंगी वो आपकी इंक्रीज होंगी। फिर आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आप अंडर सेल्फ कंट्रोल काम करेंगे और बड़ी अच्छे तरीके से अपनी जॉब को निभाएंगे। नेक्स्ट इज एनर्जेटिक, ताज़ा, बहुत ज़्यादा एनर्जी। कम्युनिकेटर मस्ट बी एनर्जेटिक एंड शोज मोटिवेशन टुवर्ड्स हिज वर्क। एक कम्युनिकेटर को कैसा होना चाहिए? बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला होना चाहिए, हर वक्त एक्टिव होना चाहिए और अपनी काम में उसको मोटिवेशन नज़र आनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए दैट यस ही इज़ इंजॉइंग दैट जॉब, कि वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी जॉब को। मोटिवेटेड होना चाहिए कि यस मैं कुछ ना कुछ अचीव कर जाऊंगा। हर टाइम उसको एनर्जेटिक होना चाहिए। ये नहीं है कि लेज़ी हो, थका हुआ हो, काम करने का दिल ना करे, ऐसा फिर फ़ायदा नहीं है काम का, ना उसको फ़ायदा होगा, उसका भी नुकसान है, उसको फायर कर दिया जाएगा उसकी कंपनी से। और कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसकी, ये एनर्जेटिक एक कम्युनिकेशन स्किल भी में लेके देखा जाए तो आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप एनर्जेटिक नहीं हो, लेज़ी हो, आप किसी से बात जो है वो ऐसे इस तरह से करके करें तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा और फिर आप इफेक्टिवली काम नहीं कर सकते, आप इफेक्टिवली किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप में कॉन्फिडेंस की कमी होगी, आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी होगी। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट मैटर अ लॉट, कि आप एनर्जेटिक होना आपका बहुत ज़रूरी है एक कम्युनिकेटर का। इससे अंदाज़ा होता है कि कोई भी चीज़ उसको, उसका जो काम है वो कितना कंसर्न है उस चीज़ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो पॉलिसी। फॉलो पॉलिसी मतलब जो उसको सेट ऑफ रूल्स दिए गए हैं, उसूल दिए गए हैं, पॉलिसीज दी गई हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या उसके टॉप मैनेजर या बॉस की तरफ से, उसको चाहिए कि उनको फॉलो करें। ये भी कम्युनिकेटर स्किल में आता है। ठीक है, आप कम्युनिकेट इतने अच्छे तरीके से कर रहे हो कि आप फॉलो कर रहे हो किसी के रूल्स को बताए हुए, फिर आप लोगों में एतमाद आएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो पॉलिसी में आ जाएंगी। ठीक है, द कम्युनिकेटर मस्ट हैव टू ओबे द रूल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सिंसेरिटी। सिंसेरिटी होनी चाहिए, मुखलिस होना चाहिए। ही मस्ट बी सिंसियर एंड लॉयल विद द ऑर्गेनाइजेशन। उसको ऑर्गेनाइजेशन से लॉयल होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए। कम्युनिकेट करें, अच्छे से करें, कंसर्न रख के करें अपनी जॉब के थ्रू। ठीक है, और कोई फजूल हरकतों में शामिल ना हो, चुगलियाँ करने में, किसी की लेग पुलिंग करने में, अच्छे से इफेक्टिव कम्युनिकेटर हो। सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने काम से रिलेटेड, राइट। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। व्हाट इज एटीट्यूड? आपका रवैया, ठीक है ना। इट इज द प्रीडिस्पोजिशन टू एक्ट और नॉट एक्ट इन अ सर्टन वे। ये एक आप प्रिडिक्शन कह सकते हो, पेशेंट गोई कह सकते हो कि आप एक सर्टन वे में काम करोगे या नहीं करोगे। द कम्युनिकेटर शुड हैव गुड बिहेवियर। एक कम्युनिकेटर को चाहिए कि वो हमेशा अच्छा अखलाक रखे। अच्छा अखलाक होगा, उसका अच्छा रवैया होगा, अच्छा एटीट्यूड होगा, लोग उसकी तरफ आएंगे, बातचीत करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, अपनी चीज़ें शेयर करेंगे। और ये इफेक्टिव हो सकता है आपके लिए भी, कि कंपनी के लिए भी हो सकता है। आपका टॉप मैनेजर आपको बुलाए, आपसे शेयर करे ये मसले हैं और आप उनको कोई आइडियाज़ दे सके और फिर इस तरह आपकी कंपनी बहुत हाई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट इज लिसनिंग पावर। लिसनिंग पावर, सुनने की ताकत, ये बहुत ज़रूरी है, हम में भी ज़रूरी है। आम डे जो हम नॉर्मली आप अपने घरों में देखते हैं, नॉर्मली रूटीन में, तो अक्सर ये है बहुत ज़्यादा एक फैक्टर आ चुका है, बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, टॉलरेंट नहीं रहे हम, लिसनिंग पावर नहीं है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों की बात सुने, उनकी को ओपिनिएटेड रखें, उनकी राय का एहतराम करें, और बच्चों को चाहिए पेरेंट्स की राय का एहतराम करें। जब इस तरह का कम्युनिकेटिव इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान, तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट होगा बच्चों के लिए भी और माँ बाप के लिए भी। ठीक है, और इसी तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी है आप किसी की बात सुनो, देन अपनी सुनाओ। इट इज़ द स्किल विच मस्ट बी गुड नॉट ओनली फॉर द सेंडर बट ऑल्सो फॉर द रिसीवर। दोनों के लिए ज़रूरी है लिसनिंग पावर होना, राइट। नेक्स्ट इज नॉलेज। The communicator must have the knowledge about his organizational plans, goals, policies, etc.
कम्युनिकेटर जो है उसने जब कम्युनिकेट करना है किसी चीज़ पे, किसी के साथ, किसी को बताना है, तो उसके पास कम से कम इल्म होना चाहिए जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स हैं, गोल्स हैं, किन किन एम्स को अचीव करना है, पॉलिसीज कौन सी पॉलिसीज ऐसी हैं, ये रूल्स हैं, उसूलों पे चलना है। इन सारी चीज़ों के बारे में मुकम्मल इल्म होना चाहिए उसको, तभी वो किसी को और को कम्युनिकेट कर सकेगा और गाइड कर सकेगा, या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है वो पूछ सकेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज कन्विंसिंग एबिलिटी। कम्युनिकेटर में एक कन्विंस करने की पावर होनी चाहिए रिसीवर को। ये अब किस तरह हो सकता है, आपका नॉलेज अगर बेहतरीन है, आपका तजर्बा है, तो आप किसी को भी आराम से कन्विंस कर सकते हो, देखो ये इशू है, तो अगर तुम ऐसे करोगे ना, मेरा तजर्बा है और मेरा इल्म भी है, इस तरह से ये नताइज हासिल हो सकते हैं, तो तुम ना करो। रिसीवर आपकी बात ज़रूर सुनेगा। ठीक है, तो कन्विंसिंग एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन। Communicator organizes the message in face-to-face communication well and effectively present his message to the target. अब प्रेजेंटेशन क्या होती है? पेश करना किसी भी चीज़ को। अब जब तक आपकी पेशकश जो है वो बेहतरीन नहीं होगी, किसी को भी अच्छा ही नहीं लगेगा। प्रेजेंटेशन आप क्लास में भी देते हैं, वो खूबसूरत होगी, लोग अट्रैक्ट होंगे, टीचर अट्रैक्ट होगा, स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और इससे फ़ायदा ये होगा आप कम्युनिकेट कर सकते हो, लोगों को भी समझ आएगी। तो कम्युनिकेटर को चाहिए अपनी प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी करे, फेस टू फेस बात बड़े तरीके से करें। ठीक है, ताकि उसको समझ आ जाए जो आप मैसेज देना चाह रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो देन डू आस्क मी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।